हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। उदाहरण नंबर 6 हम कर चुके हैं और अनुनाद की तीक्ष्णता जो एनसीईआरटी के मुताबिक अगर हम देखें तो ये अनुनाद की तीक्ष्णता बेसिकली एलसीआर परिपथ में है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं अपनी पिछली क्लास में यहीं पे छोड़ा होगा हमने, तो ये चीज़ आप देख चुके हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? 7.7। क्या टॉपिक है ये? एसी परिपथों में शक्ति। एसी परिपथों में शक्ति। एसी परिपथों में शक्ति या शक्ति गुणांक। तो एक सामान्य सा बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सा हमें एक सूत्र बनाना है और इस सूत्र को हमें लागू करके देखना है किस किस प्रकार के परिपथ होते हैं। उसके बाद फिर इस पे कुछ उदाहरण हैं वो हमें हल करने हैं। उदाहरण जो है यहाँ पर हैं 7, 8, 9, 10, है ना। ये 4 उदाहरण हैं, है ना। ये उदाहरण हल करेंगे। तो पहले लिखते हैं परिपथ। एसी परिपथ में शक्ति, इस बात पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं शक्ति। एसी परिपथ में शक्ति। एसी परिपथ में शक्ति व शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? शक्ति गुणांक को बोल देते हैं अंग्रेजी में पावर फैक्टर। ठीक। और पावर इन एसी सर्किट, एसी परिपथ में शक्ति गुणांक। तो अगर हम एसी परिपथ में वोल्टता और धारा के बारे में जानते हैं तो शक्ति हमें मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं हम? वोल्टता कितनी होती है परिपथ में? वोल्टता ये होती है वी एम साइन ओमेगा टी। ये हम जानते हैं। ये होती है शिखर वोल्टता और ये होती है कोणीय आवृत्ति या आवृत्ति। ठीक। आवृत्ति एक होती है हर्ट्ज वाली, ध्यान रहे उसमें और इसमें जो संबंध है वो हमें पता होना चाहिए। ओमेगा कोणीय आवृत्ति कही जाती है 2 पाई न्यू, और ये जो न्यू है ये आवृत्ति होती है हर्ट्ज वाली, और ये आवृत्ति होती है रेडियन प्रति सेकंड वाली। रेडियन प्रति सेकंड कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल बोल देते हैं इसको। यानी अगर कहीं बदलना हो तो इस तरीके से इसको बदलते हैं, इस सूत्र से इसको बदल देते हैं। ठीक है। अब धारा, अगर परिपथ में धारा को लिखा जाए, सामान्य धारा का एक सामान्य सा समीकरण बना के लिखा जाए तो हम देख रहे हैं कि कला कोण हो सकता है। धारा और वोल्टता के बीच में कला कोण हो सकता है। तो धारा में कैसे लिख सकते हैं? परिपथ में धारा तो क्या बनेगी? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक। जहाँ फाई क्या है? कला कोण है। धारा और वोल्टता के बीच कला कोण है। ठीक। तो क्या मेंशन करते हैं? जहाँ फाई धारा व वोल्टता के बीच कला कोण है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति हम ये बोल देते हैं, तात्क्षणिक शक्ति। तो परिपथ में तात्क्षणिक
शक्ति, ऐसे पावर, यानी इसे कहते हैं अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, तो कितनी बनेगी पावर? क्या होती है पावर? होती है वी आई, यानी जो वोल्टेज है किसी भी समय पे जो वोल्टता है और जो धारा है। अगर अब हम मान रखते हैं वी का मान रखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, बहुत सिंपली रखते हैं, इसका मान रखते हैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे। ठीक, तो ये बन जाती है पावर। अब इसे हल करें, त्रिकोणमिति के सूत्र का इस्तेमाल करें थोड़ा सा। हमारे पास त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है साइन ए साइन बी में, इस तरह का सूत्र होता है, देखो मैं लिख कर देता हूँ, 2 साइन ए साइन बी, ये कितना होता है? ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है ये। तो इसमें किसको ए मान लें? जो बड़े वाला कोण है इसको ए मान लें, और जो छोटे वाला है ओमेगा टी वाला है इसको बी मान लें। इसको बड़ा क्यों मान लिया? क्योंकि मान लिया कि जो फाई का मान है वो धनात्मक है, वो ऋणात्मक नहीं है। जबकि हो सकता है कुछ भी, जो भी मान आएगा, जो भी आंकिक मान होगा वो हम परिपथ के अनुसार रखेंगे, यह मान सकते हैं बस। ठीक, तो मान के सूत्र लगा देंगे इस पर। तो देखिए यहाँ पे 2 की आवश्यकता है, एक यहाँ एक 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या करें? 2 से गुणा कर लें, 2 से भाग कर लें इसको, तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा हमें। ये 2 से गुणा 2 से भाग हो गया। अब देख बन गया 2 साइन ए साइन बी, तैयार हो गया मामला। अब इसको जो है सूत्र को लगा दो। अब ये क्या दिखाई देगा आगे? वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5 माइनस कॉस, अब जोड़ेंगे 2 ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे दिखाई देगा ये। ठीक, सूत्र में लगाने पे ये ऐसा आ जाएगा। अब एक आवर्त काल में क्या लिखेंगे? एक आवर्त काल में या एक दोलन काल में, एक आवर्त काल में या एक दोलन काल में कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 का औसत मान शून्य होता है। ठीक, अब इसके बाद इसका जो औसत मान है अगर वो शून्य मान लें तो ये पूरी की पूरी चीज़ शून्य हो जाती है। हालांकि ये गणित का मामला है, हम इसको समाकलन करके इंटीग्रेशन करके भी शून्य बता सकते हैं। ठीक, जो गणित वाले हैं वो जानते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम मतलब एक माध्य निकालने वाली जो प्रमेय होती है अवकलन में, उससे निकाल लेते हैं। ठीक, उससे इसे बता भी सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ शून्य लिख देना है, इसका मान शून्य आ जाता है एक परिक्रमण काल में। तो हमें हमारे पास क्या बचा? पावर बची हमारे पास ये वाली चीज़। तो पावर हमारे पास कितनी बची दोबारा देखते हैं। पावर यानी शक्ति बची हमारे पास वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5। ठीक, जहाँ कॉस 5 शक्ति गुणांक है, जहाँ कॉस 5 जो है वो है शक्ति गुणांक। ठीक, अब किसी भी परिपथ में अगर कोस 5 है, उसका कुछ मान है, तो उसे लगाएंगे, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही पता करेंगे, उसमें कितनी वोल्टता दे रखी है। देखिए ये वोल्टता और धारा के शिखर मान हैं। अगर हम इन्हें वर्ग माध्यम मूल मान के पदों में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी एम बटे वर्गमूल 2 आई एम बटे वर्गमूल 2 कॉस 5, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वी एम बटे वर्गमूल 2 वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है, आई एम बटे वर्गमूल 2
धारा का वर्ग माध्यमूल मान है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गई, ये बन गई शक्ति। ठीक, तात्क्षणिक शक्ति को लेके चले और अधिकतम मान लगा दिया, 2 कर दिया, तो क्या बन गई, एक परिक्रमण काल में औसत बन जाता। फिर ये एक परिक्रमण काल में इसको औसत बना देते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने एक मान को औसत माना है कि ये औसत मान जो है हमने बना दिया, एक परिक्रमण काल में इसका मान 0 है। ठीक, तो अब औसत हो गया। अब औसत हो गया तो औसत के लिए क्या लिख देते हैं, औसत शक्ति। औसत शक्ति हो जाती है, जबकि हम लेके चले थे कहाँ से, परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति से लेके चले थे, लेकिन हमने उसका औसत किया। औसत हमें करना पड़ा क्योंकि त्रिकोणमिति का एक सूत्र एक ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक, जिसका औसत मान एक परिक्रमण काल में 0 है। और बाकी चीज़ें उनमें समय नहीं आया। देखिए, ये समय पर निर्भर नहीं है, कॉस पाई, कलांतर या कला कोण समय पर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ये औसत शक्ति क्षय, जिसे कहते हैं अक्षय, नुकसान, शक्ति का नुकसान, यानी परिपथ को दी गई शक्ति, परिपथ को जो शक्ति दे रहे हैं, जो खर्च हो रही है, एनर्जी जो खर्च हो रही है, एनर्जी यानी ऊर्जा एकांक समय में कितनी खर्च हो रही है परिपथ को चलाने में, ये वो शक्ति है। ठीक, जाती कहाँ है ये शक्ति, कौन खर्च करता है इसको, इसको खर्च करता है प्रतिरोध। क्योंकि परिपथ में 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक हो सकता है प्रेरक, एक हो सकता है संधारित्र, एक हो सकता है प्रतिरोध। तो अगर परिपथ में प्रतिरोध है तभी ये शक्ति अक्षय होगा। अगर परिपथ में प्रतिरोध नहीं है तो ये cos फाई का मान 90 डिग्री आ जाता है, तो फिर शक्ति का अक्षय नहीं होता। ठीक, ये जानते हैं आप cos फाई का मान। अब cos फाई का मान अगर मैं लिखना चाहूँ, बताऊँ आपको, तो यहाँ से आगे बढ़ के मैं cos फाई का मान बता दूँ आपको एक बार कि cos फाई का मान कैसे निकलता है। LCR परिपथ में, LCR परिपथ में tan फाई का मान हम निकाल चुके हैं, वो था XC माइनस XL बटे R। cos फाई का मान हम निकाल चुके हैं, वो था R बटे Z। Z का मान हम जानते हैं XC माइनस XL का वर्ग और R का वर्ग इन्हें जोड़ दें, इसे कहते हैं प्रतिबाधा। ये cos फाई का मान होता है। अब देखिए cos फाई का मान अगर R हो जाए 0 तो cos फाई का मान 0 हो जाता है। तो 0 हो जाने पे यहाँ 0 रखें, यहाँ 0 रखें, तो पूरा यहाँ पे 0 रख देंगे, तो शक्ति का अक्षय नहीं होगा। यानी परिपथ को हमें कोई शक्ति नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कोई अक्षय नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा उसका। ठीक, बात सरल है और सीधी है। यानी प्रतिरोध ही केवल ऐसी युक्ति है पूरे परिपथ में जो ऊर्जा का नुकसान करती है, जो ऊर्जा को हीट में बदलती है, हीट में बदले, लाइट में बदले, बल्ब जलता है मान लीजिए, तो परिपथ ही बदलता है, सॉरी क्या नाम, प्रतिरोध ही बदलता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात पक्की हुई कि प्रतिरोध होने से ही नुकसान होता है ऊर्जा का, शक्ति का अक्षय प्रतिरोध से होता है। एल से या सी से, यानी संधारित्र और प्रेरक, ये शक्ति का नुकसान नहीं करते। ये बात पहले भी हो चुकी है, पहले भी मैंने बताया था। कुल मिला के cos फाई से हमने इसे जोड़ दिया। ठीक, अब अलग अलग परिपथ में अगर हम चाहते हैं इस cos फाई को निकालना, तो हमें इस सूत्र से ये मिलता है, हमें इस सूत्र से मिलता है। ये सूत्र लगा लेते हैं और cos फाई निकाल लेते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, अगर हमारे पास फाई है, कला कोण का अंतर है, ये कला कोण है फाई, धारा और वोल्टता के बीच का कला कोण है, जो कि हम मान के चले, धारा और वोल्टता के बीच का ये कला कोण है। फाई कला कोण से धारा वोल्टता से आगे हो सकती है या पीछे हो सकती है, इसका मान प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। ठीक, cos फाई में वो वैल्यू लगा दी जाती है, यहाँ से इसे हल कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, शक्ति का मान माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि शक्ति का नुकसान होना ही होना है। तो शक्ति का मान कैसा है, औसत शक्ति है ये। मान लीजिए cos फाई का मान माइनस में आएगा, पहली बात तो cos फाई का मान माइनस में आएगा ही नहीं, क्योंकि cos फाई 90 से बड़ा नहीं होगा, cos फाई 90 से छोटा ही होगा, याद रहे। ठीक है, तो cos फाई 90 से छोटा, यानी फाई 90 से छोटा होगा, तो cos 90 से छोटे के सभी मान माइनस में नहीं होते, प्लस में ही होते हैं, तो इसलिए माइनस में नहीं आएगा। ध्यान रहे, कुछ भी माइनस में नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं आने वाला। ठीक, हाँ, यहाँ से ये चीज़ माइनस में आ सकती है। अगर XC बड़ा है XL से तो ये प्लस में आएगी, और अगर L बड़ा है C से तो ये माइनस में आएगी।
टेन फाई, फाई के चिन्ह को बताता है, कॉस फाई बस शक्ति गुणांक को बताता है। ठीक, वो प्लस माइनस की परवाह नहीं करता। तो बात समझ रहे हैं कि प्लस माइनस यहाँ से आ सकता है ऐसे। ठीक, इससे पता चलता है अगर ये प्लस में आता है तो धारा वोल्टता से आगे है, और अगर ये 5 माइनस में आता है तो धारा वोल्टता से पीछे है। ये LCR परिपथ में जाके देखना पड़ता है हमको। ठीक, यह है XC और यह है XL ऐसे। ठीक, तो शक्ति गुणांक और शक्ति पर चर्चा हुई और कैसे निकालते हैं कोस फाई पता लगा। ठीक, बिल्कुल सरल सी बात थी, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। इसका डेरिवेशन आएगा तो इतनी बात लिखनी है जो यहाँ लिखी है। NCERT के मुताबिक इतनी ही बात है। इसका औसत मान निकाल के देखेंगे, किसी प्राइवेट किताब में उसका इंटीग्रेशन करेंगे, सब चीज़ों से कोई नंबर देने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई इतनी बात है कि इसका औसत मान शून्य लगाया, ख़त्म, ये बन गई हमारी शक्ति। ठीक, और अगर वर्ग माध्यम मूल माल के पदों में लिखेंगे तो √2 दोनों जगह लगा देंगे। ये हो गया वोल्टेज का, वोल्टता का वर्ग माध्यम मूल मान, ये हो गया धारा का वर्ग माध्यम मूल मान, और ये हो गया शक्ति गुणांक। ठीक, अब अगर इसे प्रतिरोध के पदों में लिखते हैं, मान लीजिए इसे प्रतिरोध के पदों में लिखते हैं, ठीक, तो क्या होता है I²R होती है पावर। प्रतिरोध के पदों में पावर कितनी होती है I²R। ठीक, अगर यहाँ अधिकतम पावर लगाएंगे तो बटे में 2 लगा देंगे बस, ये लो। यानी अगर यहाँ धारा कैसी लगाएंगे, शिखर मान लगाएंगे तो IM²R/2 होता है बस। ध्यान रहे, प्रतिरोध के पदों में यही उत्तर होता है। जब प्रतिरोध के पदों में लगाते हैं तो कॉस फाई नहीं लगाया जाता, ये इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर अपने आप ही ये बन के आता है। बना सकते हैं, IM का मान देख लें, यहाँ से R/Z लगा दें कॉस, तो यही चीज़ बन के आएगी। इस चीज़ से ये चीज़ बन जाती है अपने आप। ठीक, कॉस फाई का मान रख दें, ये रहा। I का मान रख दें V/Z, या V का मान रख दें IZ, तो अपने आप ये चीज़ बन के आती है। ठीक है, तो याद रहे I²R/2 या तो ये लगेगी शक्ति, या वर्ग माध्यम मूल माल वोल्टेज का, धारा का, कॉस फाई, ये लगेगा सूत्र। दोनों सूत्र लग जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए कोशिश करें कि इस चीज़ से ये बना लें। ठीक, यानी धारा में बदल लें। धारा के बीच का संबंध, वोल्टेज के बीच का संबंध आपको पता है। अधिकतम धारा क्या होती है, LCR परिपथ में देखें अगर, अधिकतम धारा होती है अधिकतम वोल्टता बटे Z, है ना, ये रहा Z प्रतिबाधा। सूत्र को बदल सकते हो, ठीक है, बदल लेना अपने तरीके से। चलिए अब इस पर कुछ आंकिक प्रश्न हैं LCR पे, उस पर बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहना चाहता है। शक्ति के बारे में कुछ जानकारी, पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, पावर का संप्रेषण, नहीं एक जगह से पावर दूसरी जगह भेजना, पावर का ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं NCERT का हल और लेते हैं एक उदाहरण। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7A क्या कहना चाहता है, देखिए क्या बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। उदाहरण 7 विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का अक्ष होगा, निर्दिष्ट करता है, कारण समझाइए। ठीक, परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में सबसे पहली बात ये होती है कि जो पावर का या बिजली का, हम बिजली कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, का परिवहन परिपथ जो है, अगर हम परिवहन परिपथ में से कुछ ऊर्जा लेना चाहें, क्योंकि संप्रेषण का मतलब है
ट्रांसमिशन, एक है ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि पावर को ले जाना, और ट्रांसमिशन का मतलब है कि पावर को ले जाके खर्च करना। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि खर्च भी करना है, उसको लेके ले जाना भी है और खर्च भी करना है। तो कहता है कोई परिपथ मान लीजिए बिजली को ले जाने के काम आए, पावर को ले जाने के काम आए, हम पावर उसमें भेजना चाहें, तो अगर हम शक्ति गुणांक को कम रखते हैं, तो फिर जब बिजली हम खर्च करते हैं, जब हम विद्युत ऊर्जा को खर्च करते हैं यानी ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। इसको देखो एक छोटे से परिपथ से मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक LCR परिपथ है, कुछ ऐसे बना दिया, देखो मैंने ऐसे, बहुत सरलता से मैं समझाऊंगा इसको। ये LCR परिपथ है हमारे पास, और ये हम बिजली को ले जाने के काम में लाते हैं। यानी ये परिपथ जो है हमारा बिजली को ले जाता है। यानी ये परिपथ मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, आगरा सबको जोड़ते हुए एक परिपथ बना हुआ है जिससे बिजली घूम रही है, ठीक, ऐसा मान लें। या किसी यंत्र के अंदर मान सकते हैं, किसी यंत्र के अंदर ऐसी पावर घूम रही है, ऐसा भी सोच सकते हैं, वो बड़ी सिंपल सी बात है। अब कहता है कि यहाँ पर जो पावर है, जो हम पावर भेजना चाहते हैं, पावर होती है VI cos phi, ये पावर होती है, जिसमें ये जो V है ये RMS यानी वर्ग माध्य मूल मान है, ये भी वर्ग माध्य मूल मान है। अगर शिखर मान होंगे तो आपको पता है बटे में 2 आ जाता है। इसके शिखर मानों में क्या होता है, VM IM बटे 2 आता है। तो अगर हम पावर चाहते हैं बदलना, मतलब पावर को हम भेजना चाहते हैं, हम एक अचर पावर या कांस्टेंट पावर देना चाहते हैं, तो हम अगर इस चीज़ को गिराते हैं, cos phi को कम करते हैं, तो धारा को बढ़ाना पड़ता है। अगर cos phi को कम करते हैं तो धारा को बढ़ाना पड़ता है। किसी विशेष वोल्टता पर, कोई वोल्टता मान लीजिए हम दे रहे हैं, और हम उतनी वोल्टता और उतनी पावर ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा ये शक्ति गुणांक कम हो गया तो धारा बढ़ानी पड़ जाएगी हमें, क्योंकि जितनी पावर हमें ले जानी है वो फिक्स है और पक्का है, हमें इतनी ही पावर ले जानी है, सर्किट को इतनी ही पावर पे चलाना है इसको। अब इसमें होगा क्या, ये जो धारा बढ़ गई, ये बढ़ी हुई धारा, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए संप्रेषण परिपथ है, ये मान लीजिए बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब जल रहा है, और धारा अगर बढ़ जाती है, धारा का मान अगर बढ़ जाता है, तो इसमें भी धारा बढ़ के ही जाती है। परिपथ में धारा बढ़ जाती है सारे में, तो हर जगह धारा बढ़ जाती है। धारा बढ़ जाने से क्या होता है कि जो ऊर्जा का नुकसान है, जो ऊर्जा ऊष्मा में बदलने वाली है, I²R होता है, वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब इस परिपथ में जो बिजली ले जाने वाला परिपथ है, अगर हम इसमें cos phi का मान कम कर दें तो धारा का मान बढ़ाना पड़ता है। धारा का मान बढ़ाने से जो संप्रेषण परिपथ है, यानी इस परिपथ को कहीं बल्ब में, टेलीविज़न में, टीवी में, कहीं भी किसी भी डिवाइस में, AC पे चलने वाली डिवाइस, DC पे नहीं, AC वाली बात हो रही है, कहीं ले जा रहे हैं किसी चीज़ में, तो धारा का मान बढ़ जाता है, तो बिजली का नुकसान ज़्यादा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी जो परिवहन परिपथ है, अगर हम परिवहन परिपथ में ज़्यादा शक्ति भेजना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos phi का मान बढ़ाना पड़ेगा, धारा का मान कम रखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवहन परिपथ में शक्ति गुणांक अधिक से अधिक हो, ताकि धारा का मान कम हो। धारा के कम मान पर संप्रेषण परिपथ में ऊर्जा का नुकसान कम हो। ठीक, यह है बात, सीधी सी बात है, ठीक, सरल बात है, ठीक। यानी सीधा है कि इसको कम किया तो धारा बढ़ाई, धारा बढ़ाई तो I²R में नुकसान किस में होता है, I²R में ऊर्जा का नुकसान होता है। देखो, हीट एनर्जी, ऊष्मा में हीट बदलती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो उसमें ऊर्जा में बदलती है। किस सूत्र के अनुसार बदलती है, इस सूत्र के अनुसार बदलती है। तो अगर I बढ़ गई तो नुकसान ज़्यादा होगा। देखो I²R है कि नहीं, अगर I बढ़ा दी तो नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक। इसलिए क्या करते हैं, I को कम करते हैं, cos phi को बढ़ाते हैं, ठीक। शक्ति गुणांक ज़्यादा रखा जाता है, यानी परिवहन परिपथ में शक्ति गुणांक ज़्यादा रखा जाता है, ताकि धारा कम से कम चलाई जा सके, जिससे कि संप्रेषण परिपथ में शक्ति का नुकसान, ठीक, दोनों में शक्ति का नुकसान कम से कम हो, ठीक।
चलिए ये हुई, ये तो एक हमने उदाहरण ले लिया बेसिकली समझाने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे भी समझ में आती है बात कि cos फाई जो है शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक को बढ़ा ले तो धारा का मान कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा तो नुकसान कम होगा। आई स्क्वायर आर, उष्मा में नुकसान, हीट में नुकसान कम होगा, सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है। इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में पढ़ते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझदारी वाले सवाल हैं। परिपथ का शक्ति गुणांक प्राय परिपथ में प्रयुक्त उपयुक्त मान के संधारित्र का उपयोग करके सुधारा जा सकता है, यह तथ्य समझाइए। शक्ति गुणांक को बढ़ाना है। अभी बात हुई किसी भी परिपथ में शक्ति गुणांक को बढ़ाना है। परिवहन परिपथ में हमने देखा अभी कि शक्ति गुणांक बढ़ जाना चाहिए जिससे धारा का मान कम हो जाए, हम कोई शक्ति कोई पावर दे सकें। अब मान लीजिए शक्ति गुणांक को हम बढ़ाना चाहते हैं या उसे सुधारना चाहते हैं, ठीक। तो देखिए ये बात कब लागू होती है, ये बात जब लागू होती है जब धारा वोल्टता से पीछे चल रही हो, धारा वोल्टता से पीछे चल रही हो। अब मान लीजिए ये वोल्टता है और ये धारा है, ठीक। इस प्रकार धारा और वोल्टता के बीच में कोई कोण है, कला कोण कहते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ से धारा का वह घटक जो वोल्टता के लंबवत जाता हो उसको खत्म करना होगा, उसे खत्म कर दें, वो लंबवत घटक है ना। तो यानी इधर को जाने वाला धारा का जो घटक है वोल्टता के अनुदिश कितना होगा, देखो इधर को जाने वाला होगा आई एम कॉस फाई, और इधर जाने वाला लंबवत कौन सा होगा, आई एम साइन फाई, ठीक। तो ये क्या करते हैं हम, ये घटक हमें ख़त्म करना होता है, कम से कम करना होता है। इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत एक धारा उत्पन्न करते हैं, इसके विपरीत एक धारा उत्पन्न करते हैं, आई डैश मान लेते हैं उसको, ठीक। तो आई डैश जो है वो कितनी रखते हैं, आई एम साइन फाई। अब जैसे मान लीजिए ये ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक, ये कोण घटेगा, शक्ति गुणांक बढ़ेगा। ये कोण क्यों घटेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है कम होती जाएगी तो ये आई जो है वी की दिशा में आने लगती है, यानी आई और ये वी एम जो है समान कला में होने लगते हैं, क्योंकि इसका ये वाला घटक हमने लगभग कम कर दिया या ख़त्म कर दिया। इसको कैसे सुधार सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसका उपाय ये होता है कि जब धारा वोल्टता से पीछे हो तब ऐसा होता है, तब ये आसानी से समझ में आती है बात। तो उसके लिए क्या करते हैं कि धारा अगर वोल्टता से पीछे है तो संधारित्र की धारिता बढ़ा देते हैं हम। संधारित्र की धारिता बढ़ा देने से धारा और वोल्टता के बीच का जो कोण है वो कम होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं एलसीआर परिपथ में कुछ ऐसा होता है। देखिए इस दिशा में होता है एक्सी, इसमें होता है एक्सएल और इसमें होता है वी या आई एम या धारा जो भी कहें, इसमें होता है वोल्टता वी आर वाली वोल्टता, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, ठीक। और यहीं पर कहीं पर हम मान लेते हैं कि ये वी एम की भी दिशा है, ठीक। अब यहाँ देखना ये होता है कि अगर ये कोण बड़ा है, ये कोण बड़ा है, धारा मान लो यहाँ पहुँच रही है, ठीक, आई एम यहाँ पहुँच रही है और ये कोण बड़ा है, ठीक। तो क्या करें, एक्सी का मान बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लंब बनता है, देखो ये लंब कितना बनेगा, ज़रा बताओ ये लंब कितना बनेगा, ये लंब बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक। अगर ये लंब घट जाए, अगर ये लंब घट जाए तो क्या घटेगा, कोण घटेगा, यानी एक्सएल एक्सी। अब एक्सी मान लीजिए कम पड़ रहा है तो एक्सी को बढ़ा लेते हैं। अब एक्सी का मान यहाँ बढ़ेगा तो एक्सएल के बराबर होने लगेगा, तो ये कोण घटने लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने पर, ठीक, परिपथ में शक्ति गुणांक को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब धारा वोल्टता से पीछे चल रही हो, ये तब होगा, ठीक। अब दूसरी चीज़, संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि संधारित्र की धारिता, देखिए एल सी आर ये परिपथ है मान लीजिए हमारा, है ना।
तो संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, मान लीजिए मुझे, सिंपल समझेंगे, धारिता बढ़ानी है, तो समांतर में एक संधारित्र और लगा दूंगा मैं, बस समांतर में संधारित्र लगाया मैंने तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, यानी अगर धारा वोल्टता से पीछे चल रही हो तो शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, धारिता बढ़ाते हैं। धारिता बढ़ाने के लिए एक और संधारित्र समांतर में लगाते हैं। एक बात तो हो गई ये। दूसरी चीज, अगर धारा वोल्टता से आगे चल रही हो तो इसका उल्टा करना पड़ता है, फिर इसका मतलब धारिता बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करते हैं, इसी संधारित्र के साथ एक और संधारित्र यहीं पे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसी के साथ में यहीं पे लगाते हैं श्रेणी क्रम में। धारिता श्रेणी क्रम में लगाई तो कुल धारिता घट जाएगी, कुल धारिता घट जाएगी तो शक्ति गुणांक यानी धारा वोल्टता के साथ साथ समान कला में आने लगेगी। तो शक्ति गुणांक बढ़ाने का मतलब ये होता है कि इस कोण को घटाना। शक्ति गुणांक बढ़ाने का मतलब है कि ये फाई को कम करना। देखो अगर कॉस 0 हो जाए मान लीजिए, तो कॉस 0 का मान बताओ कितना होता है, 1 होता है, अधिकतम मान होता है। इसका मतलब जो भी सी बढ़ाकर करें या सी घटाकर करें, ठीक, शक्ति गुणांक बढ़ाने का मतलब है कि इस फाई को कम करना। ठीक, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, धारिता से इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो इसे कम करना होता है। तो अगर धारिता पहले से कम पड़ रही है तो समांतर में लगा के बढ़ा लो, धारिता ज़्यादा है तो श्रेणी क्रम में लगा के उसे घटा लो। ठीक, तो यहाँ पर धारिता समांतर क्रम में लगाकर बढ़ाकर इसको कम किया गया है, क्योंकि ये मान लिया गया है हल में, एनसीईआरटी के हल में, जबकि दोनों बातें मैंने बता दी कि दोनों तरीक़ों से हो सकता है। यहाँ ये मान लिया गया कि धारा वोल्टता से पीछे है, इसलिए ये सब हुआ है। अगर धारा वोल्टता से आगे चली गई तो यहाँ समांतर में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में लगाकर इसको कम करना होगा। ठीक, ये दूसरा जो भाग था हमारा इस प्रश्न का, उदाहरण नंबर 7 का। अब चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या बात है। दो सौ तिरासी शिखर वोल्ट था। अब यहाँ पर देखिए शिखर वोल्टता का मान दिया, Vm का मान दिया 283 वोल्ट। ध्यान रहे ये शिखर वोल्टता है। अगर इससे RMS बनाएंगे, वर्ग बाध्य मूल मान बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो देख लो, 2883 को वर्गमूल 2 से भाग कर देंगे। ये क्या हो गया, वर्ग माध्यम मूल मान हो गया। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की, अब जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति न्यू कह रहे वो 50 हर्ट्ज है। अब इससे क्या मिल सकता है, इससे हमें ओमेगा मिल सकता है 2 पाई न्यू, वो बन जाएगा 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें ओमेगा की ज़रूरत पड़ती है ना। LCR परिपथ श्रेणी क्रम में है। इसमें क्या क्या है, इसमें R का मान है, प्रतिरोध का मान है 3 ओम, L का मान है 25.48 मिली हेनरी, तो 10 की पावर -3 लगा देंगे, हेनरी बना देंगे। ठीक, मिली को हेनरी में बदल देंगे। संधारित्र है 796 माइक्रो में है, इसको भी फैराड में बदल देंगे। ये लो। ठीक, ये जानकारियाँ हुई परिपथ के बारे में। LCR परिपथ की जानकारी है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक, पहले कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, तो परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा जिसे हम Z कहते हैं, ये आ जाती है XC - XL
का वर्ग प्लस आर का वर्ग का वर्गमूल। ये होती है परिपथ की प्रतिबाधा, जिसमें एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल। अब ये दोनों मान जो है हमें निकालने पड़ेंगे। ओमेगा सी 1/ओमेगा ओमेगा होगा 100 पाई, सी कितना है 796 10⁻⁻⁶, ओमेगा एल 100 पाई हुआ, ठीक, गुना 25.48 गुना 10⁻³ हुआ। ये बन गए दोनों। अब इन दोनों को हमें हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे एक्स सी का मान कितना आ रहा है। एक्स एल का मान आ रहा है 8, एक्स सी का मान आ रहा है 4, है ना। तो एक्स सी का जो मान है, एक्स एल का मान वो आ रहा है 8 ओम, एक्स सी का मान आ रहा है, ये आपको निकाल के भी देखना चाहिए। आप अपनी रफ कॉपी में इसको निकाल के देखें, रफ कॉपी में निकाल के देखें इसको, क्योंकि ये परीक्षा में तो डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वह मान बदल जाते हैं कई बार थोड़े बहुत, है ना। तो एक्स सी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 4, ठीक। अब इसे हल कर दें, इसे डाल दें मान लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो कितना बनेगा ये, अब ये देखिए कितना बनेगा, जेड, जेड बनेगा एक्सएल माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा एक्सएल बड़ा है तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 5 ओम, ठीक। अब आया कला कोण, इससे क्या मिल सकता है, कला कोण मिल सकता है tan फाई, ये हम कहते हैं एक्स सी माइनस एक्सएल बटे आर, एक्स सी 4 है, एक्सएल 8 है बटे 3 है, ये हो जाएगा -4/3, ये हो गया tan फाई, ठीक। माइनस में कौन आ गया, फाई जो है वो माइनस में आ गया, इसका मतलब धारा वोल्टता से पीछे है, क्योंकि हमारे सूत्र के अनुसार ये फाई वो होता है जिसमें धारा वोल्टता से आगे होती है। इसका मतलब फाई का मान हो गया tan इनवर्स 4/3 माइनस में, ठीक। अब धारा वोल्टता से फाई कला कोण, फाई का मैग्नीट्यूड बना दें ऐसे, परिमाण में फाई, है ना, कला कोण पीछे है ऐसे। अब कितना कोण होता है ये, अगर देखें इसको, ये होता है 53 डिग्री, लगभग 53 डिग्री, यहाँ से बनता है ये 53 डिग्री, तो ये बनेगा -53 अंश, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे 53 अंश, क्योंकि माइनस में आया तो पीछे है, माइनस में कौन आया तो -53 आया फाई, तो क्या है धारा वोल्टता से पीछे, तो कितना पीछे है 53, पीछे का मतलब माइनस, माइनस मतलब पीछे, ठीक। तो ये फाई जो है धारा जो है वोल्टता से, अब यहाँ बदल देते हैं आंसर को, यहाँ लिखते हैं 53 अंश, बस, कला कोण पीछे है, ठीक। पीछे का मतलब माइनस में आएगा, धारा वोल्टता से पीछे है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर जो है शुरू में कुछ ठीक सा लगता है, बाद में इसमें गणित का उपयोग होने लगता है तो फिर ये उलझने लगता है इसलिए क्या होता है कि बच्चे इसको ज़्यादातर छोड़ते हैं, नज़रअंदाज करते हैं इसको, ठीक। फिर भी हम इसको इतना ज़रूर करेंगे, इसको मैंने सरल से सरल बनाकर बताने की कोशिश की कि हमारा परीक्षा में होने वाला, आने वाला सवाल हमारा इस पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गणित इसमें ज़्यादा है। अब इसके बाद और क्या पूछा, शक्ति अक्षय और शक्ति गुणांक, ठीक। तो उसके लिए हमें पहले धारा निकालनी पड़ेगी, इसमें धारा कितनी है, तो परिपथ में धारा कितनी बनेगी जरा देखें एक बार। परिपथ में धारा यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कितनी बनेगी, परिपथ में धारा, धारा कौन सी, RMS, ये धारा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मान किसका दिया हुआ है, अधिकतम। तो ये देखिए RMS मान मैंने बना रखा है, तो ये हो गया 283/283, है ना,
2/3/वर्गमूल 2 और z का मान कितना है, क्योंकि v/z होती है धारा, z का मान आया 5। ये हो गई I। और शक्ति अक्षय पूछ रहा है, शक्ति अक्षय ये कितनी होती है? होती है I/RMS² बस। ठीक, तो इसको कर देंगे 2/8/3/5/2 का स्क्वायर, R है इसमें 3। ठीक, ये वाट में आ जाएगी शक्ति अक्षय। अब आया शक्ति गुणांक। क्या मांग रहा है? एक चीज और मांग रहा है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक कितना होता है? बता लगाया आप लोगों ने। ये होता है cos फाई, ये होता है R/Z। R 3 है, Z 5 है। ये हो गया शक्ति गुणांक। ठीक, और ये हो गई शक्ति। I और R के पदों में जब शक्ति लगाते हैं तो शक्ति गुणांक नहीं लगाते हैं, शक्ति गुणांक उसमें होता है अपने आप। जब V और I यानी विभव या वोल्टता और धारा के पदों में लगाते हैं तब लगाते हैं शक्ति गुणांक। याद रहे, शक्ति अक्षय में इसमें शक्ति गुणांक नहीं लगता। किस सूत्र में लगता है शक्ति गुणांक? शक्ति गुणांक इसमें लगता है VRMS I/RMS cos फाई, इसमें लगता है शक्ति गुणांक। अगर इस सूत्र से निकालेंगे तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन शक्ति गुणांक लगेगा। और अगर इस सूत्र से निकालेंगे तो शक्ति गुणांक इसमें नहीं लगेगा, I² R बस। कौन सी I लगनी है? RMS, वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य मूल मान कैसे मिलेगा? धारा का, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान बना लेंगे, क्योंकि जो दिया है वो शिखर मान है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फटाफट।